हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू कैश फार्मा। जैसा कि आप सबको पता ही है कि अभी तक हमने सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी बी फार्मेसी सेमेस्टर के 2 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं। आज आपका थर्ड लेक्चर रहेगा और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट मॉडल्स ऑफ हेल्थ डिस्क्रिप्शन। आज के इस लेक्चर में मैं करूँगा आपके साथ डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, कंसेप्ट ऑफ डिजीज़ और प्रिवेंशंस ऑफ डिफरेंट डिजीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रहेगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है निर्धारण कौन, मतलब किस किस चीज़ पे हेल्थ निर्भर करता है, किन चीज़ों से हेल्थ हमारा बिगड़ सकता है और किन चीज़ों से हमें ठीक रह सकता है, और कौन कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट करती रहती हैं हमारी हेल्थ पे, या कौन सी चीज़ें हमारी हेल्थ पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा हेल्थ है, ये मैंने पहले भी बोला है, एक डायनामिक चीज़ है। मतलब एक कंटिन्यूअसली अल्टर होता रहता है, कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, अप डाउन इसमें आता रहता है। सो वी कैन से दैट देयर आर डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिटरमाइन करेंगी हमारी हेल्थ को, हमारा हेल्थ कैसा रहेगा। सबसे पहली चीज़ है वो हेरिडिटी। हेरिडिटी मीन्स यूर जेनेटिक मेकअप, आपका जेनेटिक मेकअप कैसा है। सो चले ये देखते हैं अब। हेरिडिटी बिसाइड्स अदर फैक्टर्स, हेल्थ इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है। Heredity plays an important part in determining lifespan and likelihood of developing certain illness। तो यहाँ पे मैंने ये लिख रखा है कि जो हेरिडिटी है, बाकी और सारे फैक्टर्स के साथ साथ ये भी डिपेंड करता है, इस पे भी डिपेंड करता है कि हमारा हेल्थ जो है, या किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का हेल्थ है वो कैसा रहेगा, इस पे भी डिपेंड करता है। यानी हेरिडिटी पे भी हमारा हेल्थ जो है वो इम्पोर्टेंट रहता है इन रिगार्डिंग टू आवर हेल्थ। ठीक है। तो इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन डिटरमाइनिंग लाइफ स्पैन एंड लाइवलीहुड ऑफ डेवलपिंग सर्टन इलनेस। हम कह सकते हैं कि हेरिडिटी जो है ये इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसका, किस में, किसी एक इंडिविजुअल का लाइफ स्पैन बताने में कि कितने साल तक ये जीवित रहेगा, या ये बताने में कि इसमें कौन सी इलनेस हो सकती है विथ रेस्पेक्ट टू हिज हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। मतलब मैं यूँ कह सकता हूँ कि अगर कोई भी इंडिविजुअल हो, उसकी जेनेटिक्स में है कि उसके जो माँ बाप थे, उसके ग्रैंडफादर्स, जो ग्रैंड मदर जो थी, उसमें फॉर एग्जांपल कोई भी डिजीज़ पाई गई थी, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ थी, तो वी कैन से दैट जो हमारे पास अभी जो इंडिविजुअल है या न्यू बॉर्न है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जितना ये ज़्यादा एज में बढ़ता जाएगा आगे, इसमें भी डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा देखने को हमें मिलेंगे। ठीक है। ये होता है हेरिडिटी। सो नेचर ऑफ जीन्स ऑफ नेचर ऑफ जीन्स एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन विच गवर्न कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब हेरिडिटी में क्या रहता है, जीन्स रहते हैं, उन जीन्स का नेचर कैसा रहता है। जब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल बर्थ लेता है, कोई भी बच्चा पैदा होता है, तो उस टाइम पे उसके अंदर जीन्स आते हैं, उसके माँ बाप के जीन्स आते हैं। सो उन जीन्स पे डिपेंड करता है उनका नेचर कैसा है, क्या उन जीन्स में कोई डिफेक्ट है, किसी भी बीमारी का डिफेक्ट है। सो जो भी डिफेक्ट होगा, कोई भी अच्छी चीज़, कोई भी बुरी चीज़ जो भी उन जीन्स में होगी, वो डायरेक्टली उस बच्चे में भी आएगी, और जब वो बड़ा होगा तो उसमें खुद ब खुद दिखने को हमें मिलेंगे। ठीक है। ये था आपका हेरिडिटी कैसे इफेक्ट करता है हमारे हेल्थ को। सो देर आर डिफरेंट डिजीज़, बहुत सारी डिजीज़ हैं जो डिपेंड करती है इस हेरिडिटी पे, जो इस हेरिडिटी पे डिपेंड करती है। मतलब हेरिडिटी बहुत सारी चीज़, बहुत सारी बीमारियों का डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है। डिटर्मिनेंट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेंटल रिटार्डेशन है, मेंटल रिटार्डेशन, एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म है, क्रोमोसोमल एनोमलीज है, और कॉमन डिजीज ऑफ जेनेटिक ओरिजिन। सो अगर फॉर एग्जांपल मैं मान के चलूँ कि किसी का माँ या बाप दोनों में से कोई एक मेंटली रिटार्डेड हो, तो चांस बनता है जो उसका बच्चा होगा वो भी मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। या किसी को कोई भी मेटाबॉलिक एरर होगा, तो उसके बच्चे में भी ऐसा पाने के ज़्यादा चांस, ज़्यादा संभावना होती है। ये होता है आपकी हेरिडिटी कैसे इफेक्ट करती है आपके हेल्थ पे। फिर दूसरा आता है एक इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट, दैट इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है कि पर्यावरण। ठीक है। मतलब किस एनवायरनमेंट, किस माहौल में आप रहते हो, वो उस पर भी इफेक्ट करता है, वो भी इफेक्ट करता है आपके हेल्थ को। अगर अच्छे माहौल में रह रहे हो, अच्छा खाना पीना खा रहे हो, अच्छा ऑक्सीजन मिल रहा है आपको, अच्छा वाटर मिल रहा है आपको, तो आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। अगर रिवर्स में हुआ, गलत चीज़ें हुई आपके साथ, तो आपके हेल्थ पे भी गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है। मैंने लिख रखा है इन्वायरमेंट जो है ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है हमारे फिजिकल, मेंटल और सोशल हेल्थ को, तीनों हेल्थ को,
तीनों जो डायमेंशंस ऑफ हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ हमारा, मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ, इन तीनों के तीनों हेल्थ्स को हमारा जो इन्वायरमेंट है वो अफेक्ट कर सकता है। द बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड द सोशल कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट आर लिंक्ड विद वन अनदर एंड कलेक्टिवली इन्फ्लुएंस द हेल्थ ऑफ द पीपल। हम कह सकते हैं जो भी कंपोनेंट्स एक इन्वायरमेंट के होते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट होता है, फिजिकल इन्वायरमेंट रहता है, सोशल इन्वायरमेंट रहता है, यहाँ पे नीचे मैंने लिख रखे हैं ये क्या क्या होते हैं, ये आपस में इंटरलिंक्ड रहते हैं, ठीक है, ये आपस में इंटरलिंक्ड रहते हैं सारे के सारे कंपोनेंट्स एक इन्वायरमेंट के, और ये कलेक्टिवली फिर टोटल कलेक्शन में इन्फ्लुएंस करते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन के हेल्थ को। कौन कौन? बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड सोशल कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट इन विच दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल लिव्स, ठीक है। क्लीन एनवायरनमेंट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। तो हम कह सकते हैं क्लीन एनवायरनमेंट एक अच्छे हेल्थ के लिए, एक गुड हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, सैनिटेशन, सॉइल कंडीशन, फॉरेस्ट, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन एंड रेनफॉल। ये सारी चीज़ें जो है ना, सफाई, सॉइल कंडीशंस कैसी हैं जहाँ पे वो रह रहा है, फॉरेस्ट कवर कितना है, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन कितनी है, रेनफॉल कितना है, ये आती हैं आपके फिजिकल कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, ये भी इफेक्ट करता है आपको हेल्थ को। फिर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से हम क्या कह सकते हैं? सोशो इकोनॉमिक स्टेटस रहता है आपका, वो कैन से सामाजिक आर्थिक स्टेटस, सामाजिक और आर्थिक स्टेटस आपका कैसा है एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, ट्रेडिशंस कैसे हैं उस एनवायरनमेंट, रिलेशनशिप्स और कस्टमर्स के या सुपरस्टिशंस कैसे हैं लोगों के उस एनवायरनमेंट जहाँ पे आप रह रहे हो, ये आते हैं आपके सोशल कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। फिर बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में क्या आता है? जितने भी बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स, आर्थ्रोपोड्स, पैथोजेंस, वी कैन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी प्रेजेंट हैं एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, हम कह सकते हैं दैट और द बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ दैट वेरी एनवायरनमेंट, और वो भी डिटरमाइन करेंगे कि आपका हेल्थ कैसा रहेगा, आपके हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट रहेगा उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जहाँ पे आप रह रहे हो। सो दीज टू वायर द फर्स्ट टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ योर हेल्थ। फर्स्ट वाज हेरिडिटी, सेकंड वाज एनवायरनमेंट, अब थर्ड आ रहा है आपका, दैट इज योर लाइफ स्टाइल। ये डिपेंड करता है खुद आप पे। पहले दो तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, हाँ, एनवायरनमेंट को थोड़ा सा तो कंट्रोल कर सकते हो आप, अपने आसपास जहाँ पे आप रह रहे हो उस एनवायरनमेंट को साफ रख सकते हो, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। हेरिडिटी को तो बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं कर रहे हो, लेकिन लाइफस्टाइल आप खुद कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि है द सोशल वैल्यूज, एक्टिविटीज, एटीट्यूड्स ऑफ द पीपल, कल्चरल एंड बिहेवियरल पैटर्न एंड लाइफ लॉन्ग पर्सनल हैबिट्स लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एक्सेट्रा हैबिट्स आर कॉल्ड सेकंड नेचर। सो मैं ये कह सकता हूँ कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या आपका या मेरा सोशल एटीट्यूड्स कैसे रहते हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, आपके हैबिट्स कैसे हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपका हेल्थ कैसा रहेगा। अगर आपके अंदर अच्छे अच्छे हैबिट्स हो, अच्छे अच्छे हैबिट्स आपके अंदर आपने बचपन से ही पाल के रखे होंगे, अच्छे अच्छे एक्टिविटीज़ में आप अपना पार्ट ले रहे हो, अच्छे सोशल वैल्यूज़ हैं आपके, तो हम कह सकते हैं आपका हेल्थ भी ठीक रहेगा। अगर आपके गलत हैबिट्स हैं, फॉर एग्जांपल स्मोकिंग कोई कर रहा है, कोई ड्रिंक कर रहा है, तो हम कह सकते हैं उसके हेल्थ पे वैसा ही इम्पैक्ट आएगा उन लाइफस्टाइल एक्टिविटीज़ के थ्रू। हम यहाँ यूँ कह सकते हैं कि कोई लाइफस्टाइल में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि हम खाना पीना, इसको भी इसी में इंक्लूड कर सकते हैं। कोई जंक फूड खा रहा है, कोई हेल्दी फूड खा रहा है, वो ये भी इम्पैक्ट करेगा आपके हेल्थ को, ठीक है। कोई एक्सरसाइज करता है डेली 2 to 3 आवर्स, या हम 1 ही घंटा करेंगे रोज़, दैट्स इनफ। कोई कभी कर ही नहीं रहा है, उसका हेल्थ वैसे ही डिटोरेट हो जाएगा एंड सो ऑन। सो हम कह सकते हैं जो हैबिट्स हैं, दिस इज कॉल्ड द नेचर, सेकंड नेचर ऑफ ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल। मतलब एक तो नेचर होता है कहाँ पे आप रह रहे हो, ठीक है, और दूसरा रहता है हैबिट, आपके हैबिट्स कैसे हैं, वो आपका सेकंड नेचर रहता है। जैसे आपके हैबिट्स वैसा आपका हेल्थ, ठीक है। लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग हेल्थ। हैबिट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके हेल्थ को डिटरमाइन करने में, अभी जो मैं बोल रहा था, ठीक है। फिर और क्या है? फोर्थ है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज, ठीक है। कैसी? जहाँ पे आप रह रहे हो, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो, जिस एरिया में आप रह रहे हो, जिस कंट्री में आप रह रहे हो, वहाँ की हेल्थ और फैमिली वेलफेयर सर्विसेज कैसी हैं। अगर इफेक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज वहाँ पे प्रेजेंट हैं तो आपका हेल्थ भी डेफिनेटली अच्छा रहेगा। अगर वो वर्स्ट है तो वर्स्ट ही आपका हेल्थ भी रहेगा, आपकी हेल्थ कंडीशन उतनी बैड रहेंगी। So we can say that the extent to which health services are provided directly reflects in terms of life expectancy and various mortality rates. So हम कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा अच्छी हेल्थ सर्विसेज एक पर्टिकुलर सोसाइटी को मिल रही होंगी, तो हम कह सकते हैं वहाँ पे जीना, या वी कैन से वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा देखने को हमें अच्छी मिलेगी, और वहाँ पे मोर्टेलिटी रेट कम होगी, एंड वाइस वर्सा। दीज सर्विसेज शुड बी अवेलेबल एट रीजनेबल कॉस्ट एंड इक्वल टू ऑल। तो हम कह सकते हैं जो हेल्थ सर्विस हैं या फैमिली वेलफेयर सर्विसेज, ये हर एक के लिए रीजनेबल कॉस्ट पे प्रेजेंट या अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है, और इक्वल में हर एक के लिए। इट डजेंट मैटर कि कोई पुअर है या रिच है उस पर डिपेंड ये नहीं करनी चाहिए, रीजनेबल कॉस्ट पे प्रेजेंट होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए जो भी सोसाइटी में रह रहा हो। सो यहाँ तक थे आपके डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ।
अब है कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बोला था डिजीज इज बेसिकली रिवर्स ऑफ हेल्थ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज हमें क्या बताता है। डिजीज इज जस्ट अपोजिट टू हेल्थ। हमने हेल्थ क्या बोला था परसों, हमने हेल्थ बोला था जब एक समवननेस हो हर एक बॉडी में, हर एक बॉडी कंपोनेंट में, चाहे वो फिजिकल कंपोनेंट, स्पिरिचुअल, मेंटल, जो भी हमने बोला था उसमें समवननेस हो, मतलब आप इफेक्टिवली हर एक अपना काम कर रहे हो, उसको कहते हैं हेल्थ। सो डिजीज़ क्या रहती है, इट्स जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ हेल्थ। जब आपके पास हेल्थ नहीं होगा सो इट मीन्स यू हैव अ पर्टिकुलर डिजीज, ठीक है। An impairment of the normal state of health of living animal that affects the performance of the vital functions। हम कह सकते हैं जब किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में कोई भी इम्पेयरमेंट आए उसके नॉर्मल स्टेट में, तो उससे क्या हो सकता है, उसकी जो परफॉर्मेंस थी, कोई भी काम करने का जो परफॉर्मेंस था उसमें वो इफेक्ट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में कोई डिजीज़ है। क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल कोई इंडिविजुअल है, वो फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर दौड़ता था, 10 मिनट में वो 1 किलोमीटर कवर करता था, लेकिन उसमें कोई इम्पेयरमेंट, उसकी टांग में कोई इम्पेयरमेंट आई है, उससे क्या होता है, वो यही 1 किलोमीटर कवर करने में फॉर एग्जाम्पल 30 मिनट्स लेता है। सो वी कैन से इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में कोई डिजीज़ है जो कि इसको रोक रही है, इसके फंक्शन को एम्पेयर कर रही है, दैट्स कॉल्ड द डिजीज। पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द बॉडी दैट प्रेजेंट्स ए ग्रुप ऑफ सिम्टम्स पेक्यूलर टू इट। यहाँ हम यूँ कह सकते हैं डिजीज होती है एक पैथोलॉजिकल कंडीशन रहती है जो कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बॉडी को सिम्टम्स देती है, जो सिम्टम्स इस पर्टिकुलर कंडीशन या इस पर्टिकुलर डिजीज़ के पेक्यूलर रहते हैं। So, the term disease, illness and sickness have been used synonymously, but they actually different। क्या कह रहा है, बोल रहा है कि आपने सुना होगा बचपन से डिजीज, सिकनेस, इलनेस, ये तीनों टर्म्स आपने देखी ही होंगी, और मोस्टली हम इनको एक ही चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ बीमारी। कोई भी डिजीज़ हो, हम इलनेस भी उसी को कहते हैं, सिकनेस भी इसको। लेकिन जब हम पढ़ते हैं ना यहाँ पे सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी, यहाँ पे तीनों चीज़ों को अलग अलग डिफाइन करता है कि बेसिकली डिजीज़ क्या होती है, इलनेस क्या होती है और सिकनेस क्या रहती है। अब देखते हैं हम क्या डिफरेंस बताता है इसमें। ये बताता है डिजीज़ क्या होता है। डिजीज़ इज़ अ फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन। जब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में कोई भी फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन आए, हम कह सकते हैं उस टाइम पे कि इसमें कोई डिजीज़ प्रेजेंट है। मीन्स डिजीज़ इज़ फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन ऑफ ए बॉडी, ठीक है। फिर इलनेस क्या रहता है, इज़ ए सब्जेक्ट टू स्टेट ऑफ ए पर्सन हु फील्स अवेयर ऑफ नॉट बीइंग वेल। मतलब ये क्या रहता है, इलनेस रहता है सब्जेक्ट टू स्टेट, एक पर्टिकुलर बंदे का कोई स्टेट जब उसको पता चल रहा हो कि हाँ मैं ठीक नहीं हूँ, ठीक है। इलनेस क्या रहता है, ये सब्जेक्ट टू स्टेट रहता है। डिजीज़ क्या रहती थी, वो डिसफंक्शन रहती थी, ठीक है। ये सब्जेक्ट टू स्टेट रहता है इलनेस, जब एक बंदे को क्लियरली पता चल रहा है कि हाँ मैं ठीक नहीं हूँ, ठीक है। अब सिकनेस क्या रहता है, इज अ स्टेट ऑफ सोशल डिसफंक्शन। जब एक बंदा सोसाइटी, यहाँ वी कैन से सोशल रिलेशंस में उसको डिसफंक्शन हो रही हो, तब हम कह सकते हैं ही इज़ पर्टिकुलरली सिक, ठीक है। सो हम कह सकते हैं डिजीज जो है ये फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन है। इलनेस जो है ये सब्जेक्ट टू स्टेट है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, जिसमें उसको पता चल रहा है कि मैं ठीक नहीं हूँ। सिकनेस क्या रहता है, ये सोशल डिसफंक्शन रहता है, ठीक है। अब तीनों में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा, ये कभी भी पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स में। सो रिमेंबर दिस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इसके बाद क्या है, अभी तक तो था कंसेप्ट ऑफ डिजीज। अब देखते हैं नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज क्या रहती है, हिस्ट्री ऑफ डिजीज, ठीक है, या नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, उसमें क्या क्या आता है। हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल हिस्ट्री वी कैन से दैट कि डिजीज़ कैसे स्टार्ट होती है एक पर्टिकुलर बॉडी में, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में कैसे डिजीज़ स्टार्ट होती है और कैसे फिर आगे फर्दर ऑन कंटिन्यू करती है एक पर्टिकुलर बॉडी में। सो देखते हैं अब, हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल हिस्ट्री है ना किसी भी डिजीज़ के, इसको हमने दो फेज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। हमने दो फेज में इसको डिवाइड किया है, एक है इसका प्री पैथोजेनेसिस फेज और दूसरा है पैथोजेनेसिस फेज। फर्स्ट इज प्री पैथोजेनेसिस फेज एंड सेकंड वन इज पैथोजेनेसिस फेज। अब प्री पैथोजेनेसिस फेज नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, इट इज़ बिफोर पैथोजेनेसिस, ठीक है। बिफोर, प्री मीन्स बिफोर पैथोजेनेसिस फेज। ये जो फेज रहता है ना, ये प्रोग्रेस करता है किसमें, एनवायरनमेंट में। मतलब ये जिस एनवायरनमेंट आप रह रहे हो उसी एनवायरनमेंट ये फेज कंप्लीट होता है। प्री पैथोजेनेसिस फेज इट प्रोग्रेस इन एनवायरनमेंट, और पैथोजेनेसिस फेज जो है ना, इट प्रोग्रेस इन ह्यूमन बीइंग्स। ये किसी पर्टिकुलर बॉडी में, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में ये फेज कंप्लीट होता है। स्टार्ट भी वहीं पे होता है और कंप्लीट भी वहीं पे होता है। प्री पैथोजेनेसिस बॉडी में नहीं होता है, एनवायरनमेंट में होता है। अब देखते हैं क्या है आगे। Natural history of the disease refers to progress of a disease process in an individual over time in the absence of intervention। हम कह सकते हैं, जब मैं बात कर रहा हूँ ना नेचुरल हिस्ट्री की, इसका मतलब ये हुआ कि हम देखेंगे इसमें एक पर्टिकुलर डिजीज़ जो है ये कैसे प्रोग्रेस करती है एक इंडिविजुअल में ओवर टाइम विदाउट इंटरवेंशन।
मतलब ये मैं कह सकता हूँ आपको कि जब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कोई भी बीमारी हो जाती है और हम देखेंगे उसमें, उसको ऑब्जर्व करेंगे कैसे ये डिजीज़ हुई, फिर प्रोग्रेस कैसे इसने इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में किया, विदाउट यूजिंग एनी टाइप ऑफ इंटरवेंशन। उसको कोई भी इंटरवेंशन हम नहीं करेंगे, इस डिजीज़ में कोई भी इंटरवेंशन हम नहीं करेंगे, ना कोई दवाई देंगे, ना कोई इसको हेल्प करेंगे, इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को किसी भी इंटरवेंशन के बगैर हम सिर्फ ऑब्जर्व करते रहेंगे कि ये डिजीज़ कैसे प्रोग्रेस कर रही है। इसको कहते हैं हम नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, जो भी हिस्ट्री हम वहाँ से लेंगे दैट इज नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज़। ठीक है, अब देखते हैं पहला फेज दैट इज प्री पैथोजेनेसिस फेज। प्री पैथोजेनेसिस फेज मैंने अभी भी बोला, बिफोर पैथोजेनेसिस इट प्रोग्रेस इन एनवायरनमेंट। क्या आता है इसमें, हम बोल रहे हैं कि जो भी डिजीज़ होती है ना, ये इंट्रैक्शन रहती है, तीन चीज़ों का इंट्रैक्शन। कोई भी डिजीज़ तीन चीज़ों का इंट्रैक्शन रहता है, दैट इज मेन, मतलब इस बॉडी में हो रहा है कॉजेटिव एजेंट जो कॉज करा रहा है, और एनवायरनमेंट जिसमें एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल रहता है। ये तीनों चीज़ें जब मिलती हैं ना आपस में, तो डिजीज़ पैदा हो सकती है। ठीक है, अब देखो प्री पैथोजेनेसिस फेज क्या रहता है, द पीरियड व्हेन द कॉजेटिव एजेंट हैज नॉट एक्चुअली एंटर्ड द होस्ट बट द फैक्टर्स आर फेवरेबल टू इट्स इंट्रैक्शन विद होस्ट। सो ये जो प्री पैथोजेनेसिस फेज है ना, ये एक ऐसा फेज होता है, इस फेज में क्या होता है कि जो डिजीज एजेंट है ना, जो कॉज करता है डिजीज़ को, वो अभी तक हमारी बॉडी में नहीं आ चुका होता है। मतलब जो एजेंट है ये बॉडी से बाहर ही प्रेजेंट है अभी, लेकिन जिन कंडीशंस में एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल रह रहा हो, वो कंडीशन इसको फेवर कर रहे हैं कि आप बॉडी में आइए। फॉर एग्जाम्पल आई विल से हियर इज एन इंडिविजुअल एक्स है यहाँ पे। ठीक है, ये एक एनवायरनमेंट में रह रहा है, एनवायरनमेंट इसका जो है बाहर से वो ई है, ई मान के चलो, और जो एजेंट है उसको ए मान के चलो, ए हर जगह है। डिजीज़ कौन कॉज करा रहा है, डिजीज़ एक बन रहा है, इससे बन रही है ना डिजीज़। सो किस में ये डिजीज़ देखने को हमें मिलेगी, एक्स में देखने को मिलेगी, लेकिन तब देखने को मिलेगी जब ये एनवायरनमेंट इस पर्टिकुलर एजेंट को फेवर कर रहा हो कि हाँ भाई आप आ जाओ इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में। दिस इज कॉल्ड द प्री पैथोजेनेसिस फेज। सो हम कह सकते हैं ये एक ऐसा पीरियड रहता है जिसमें एक कॉजेटिव एजेंट अभी बॉडी में नहीं आया है। ठीक है, लेकिन जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से, जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशन है, वो इस चीज़ को फेवर कर रहे हैं कि एक बंदे में ये एजेंट आ सकता है। ठीक है, ये था प्री पैथोजेंस, मतलब अभी तक डिजीज़ नहीं हुई है लेकिन फेवरेबल कंडीशंस हैं एक पर्टिकुलर एजेंट के पास कि वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में, एक बॉडी में आ सकते हैं। इसके बाद है पैथोजेनेसिस फेज। पैथोजेनेसिस फेज में क्या रहता है, द डिजीज एजेंट एक्चुअली एंटर्स द ससेप्टेबल ह्यूमन होस्ट। हम कह सकते हैं ये जो डिजीज़ एजेंट था अभी तक बाहर, ये अब आ रहा है, कहाँ आ रहा है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बॉडी में आ जाता है, एक होस्ट के बॉडी में आ जाता है। किस पर्टिकुलर इंडिविजुअल, जो ससेप्टेबल था, हम कह सकते हैं जो वल्नरेबल था, या हम कह सकते हैं जो ओपन था टू दैट पर्टिकुलर एजेंट। यहाँ जो हम कह सकते हैं विच वॉज प्रून टू, ठीक है, जिसमें आने के ज़्यादा चांसेस थे इस एजेंट के, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बॉडी में आ जाता है अब ये डिजीज़ एजेंट। ठीक है, इन केस ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट और डिजीज़ इट मल्टीप्लाइज एंड इंड्यूसेस टिश्यू एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। अब ये एजेंट जो है वो बॉडी किसी की बॉडी में आ चुका है, अब वहाँ पे क्या करेगा है, वहाँ पे चेंजेस करेगा, फिजियोलॉजिकल चेंजेस करेगा उस पर्टिकुलर बॉडी में। रिकवरी, और फिर उन चेंजेस से क्या होता है, जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुई इनसे क्या हो सकता है, तीन चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ रिकवरी हो सकती है जब हम उसमें इंटरवेंशन करेंगे, मतलब कोई भी हम दवाई देंगे तो रिकवरी हो सकती है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, या डिसेबिलिटी हो सकती है, या डेथ हो सकता है। यही तीन चीज़ें, या रिकवरी, या डिसेबिलिटी, या डेथ हो सकता है उस होस्ट का। ठीक है, हम कह सकते हैं इम्यूनाइजेशन और कीमोथेरेपी सर्व एज इंटरवेनिंग मेजर इन द पैथोजेनस फेज। जो पैथोजेनस फेज है ना, जब बॉडी में आ चुका है हमारा एजेंट, हम उस टाइम पे क्या करेंगे, यहाँ तो हम इम्यूनाइजेशन करेंगे, यहाँ कीमोथेरेपी देंगे उस पर्टिकुलर होस्ट को, सो दैट ही गेट्स रिकवर्ड फ्रॉम दैट डिजीज़। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, द क्रोनिक डिजीज़, ये वाला क्रोनिक डिजीज सच एज कैंसर, हाइपरटेंशन, कोरोनरी हार्ट डिजीज, दिस फेज नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ अ प्री सिम्टोमेटिक फेज एंड सिम्टोमेटिक फेज। अब जो पैथोजेनेसिस का फेज है, पैथोजेनेसिस का फेज है जिसमें एक एजेंट होस्ट में आ रहा है, ये फेज अब दो फेज, फर्दर दो फेज में हमने डिवाइड किया है। लेकिन किन सी, कौन सी डिजीज़ में, जो क्रोनिक डिजीज़, क्रोनिक मीन लॉन्ग लास्टिंग डिजीज़, क्रोनिक डिजीज़ में इसको हमने डिवाइड किया है दो फेजेस में फर्दर, जैसे कि कैंसर है, हाइपरटेंशन है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, या कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है। हम कह सकते हैं कौन से दो फेज है, एक तो प्री सिम्टोमेटिक फेज और सिम्टोमेटिक फेज। नाम से ही पता चल रहा है प्री सिम्टोमेटिक, सिम्टम्स मतलब क्या होता है, सिम्टम मीन्स, सिंपल में अगर मैं बात करूँ सिम्टम क्या रहता है, सिम्टम आप इंडिकेशन को भी बोल सकते हो, कोई भी इंडिकेशन किसी बीमारी का, या साइन या मार्क किसी भी डिजीज़ का, उसको कहते हैं सिम्टम। ठीक है, प्री सिम्टोमेटिक मीन्स इसमें अभी तक सिम्टम नहीं आया है। ठीक है, सिम्टोमेटिक मीन्स इसमें सिम्टम आ चुका है।
किसी भी डिजीज में सिम्टम आ चुका है। देखिए प्री सिम्टोमेटिक कहते हैं, देयर आर नो रिकॉग्नाइजेबल सिम्टम्स एंड देयर इज नो मैनिफेस्ट डिजीज। ठीक है, मतलब अभी इसमें सिम्टम नहीं आए आपके, ठीक है, द डिजीज इज ऑलरेडी वेल एडवांस। जब सिम्टम्स आएंगे ना, इट मीन्स दैट डिजीज जो है वो एडवांस हो चुकी है। ठीक है अभी तक। अब यहाँ तक तो था कि डिजीज़ इसका कंसेप्ट क्या रहता है। अब एक कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, एक तो रहता है कंट्रोल ऑफ डिजीज़, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कंट्रोल कैसे करेंगे हम। अब किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल डिजीज़ हो चुकी है कोई, उसको हम ठीक कैसे करेंगे, उसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे। अभी जो हमें पढ़ना है दैट इज कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंशन। प्रिवेंट कैसे करेंगे, आपने सुना ही होगा, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। मतलब प्रिवेंशन क्यूर से हमेशा बेहतर रहता है। ठीक है, अब प्रिवेंशन जो है, प्रिवेंशन मतलब रोकना, बिफोर द डिजीज इन इट सेल्फ गेट स्प्रेड। ठीक है, प्रिवेंशन को हमने तीन फेज में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शियरी प्रिवेंशन। तीन टाइप्स ऑफ प्रिवेंशन है, तीन स्टेज ऑफ प्रिवेंशन में। फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी प्रिवेंशन। बेसिकली दीज आर 3 फेजेस, या हम कह सकते हैं 3 स्टेजेस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ ए डिजीज। 3 स्टेजेस हैं ये, जैसे प्राइमरी प्रिवेंशन में देखते हैं इस स्टेज में क्या आता है, इस स्टेप में क्या आता है, प्रिवेंशन की इस स्टेप में क्या आता है। प्राइमरी प्रिवेंशन बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ एंड इंडिकेटर्स इंटरवेंशन इन द प्रीपैथोजेनेसिस फेज ऑफ ए डिजीज। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या आता है, बेसिकली ये रिलेटेड होता है, किसके रिलेटेड होता है, पॉजिटिव हेल्थ के रिलेटेड, एंड इंडिकेटर्स इंटरवेंशन इन द प्रीपैथोजेनेसिस फेज ऑफ ए डिजीज। मतलब हम ये कह सकते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन में हम क्या देखते हैं, हम डिजीज पे यहाँ पे फोकस नहीं कर रहे, हम प्रीपैथोजेनेसिस फेज पे यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या होता है, हम फोकस कर रहे हैं कि किन चीज़ों से एक हेल्थ ठीक रहेगा बिफोर कि कोई भी डिजीज एजेंट आए और डिजीज कॉज करे। ठीक, अच्छे हेल्थ के लिए हम प्राइमरी प्रिवेंशन का इस्तेमाल करते हैं। ये स्टेज उसी में पाया जाता है कि आप पहले ही चांस ही ना बनाएं, कि आप पहले ही तैयार रह रहे हो कि कोई भी डिजीज़ हमारी बॉडी को नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, उसको कहते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी मीन्स बेसिक, बेसिक मीन्स कि जब आप पॉसिबिलिटी ही नहीं रख रहे हो एक पर्टिकुलर एजेंट को कि वो कोई डिजीज़ कॉज करा सके हमारी बॉडी में। इट मीन्स एक्शन टेकन बिफोर द ऑनसेट ऑफ डिजीज। मतलब डिजीज़ के स्टार्ट होने से पहले ही जो भी एक्शन आप ले रहे हो अपनी बॉडी को ठीक रखने में, हम कह सकते हैं दोज आर द प्राइमरी प्रिवेंशंस दैट रूल्स आउट द पॉसिबिलिटी दैट अ डिजीज विल ओकर। क्या बोल रहा है कि वो एक्शन जो आप रख रहे हो, जो एक्शन जो आप ले रहे हो डिजीज स्टार्ट होने से पहले आपकी बॉडी में, सो दैट आप रूल आउट कर रहे हो पॉसिबिलिटी को कि आपकी बॉडी में कभी डिजीज हो जाए। इट इज़ बेस्ड ऑन द मेजर लाइक एजुकेशन। ये किस पे डिपेंड करता है, जैसे कि एजुकेशन है, प्रमोशन करना है किसी एजुकेशन का, हेल्थ एजुकेशन का प्रमोट करना, लिटरेसी कंपेन्स चलाना, या फूड प्रोडक्शन। ठीक है, ये चीज़ें जब इनको हम प्रमोट करेंगे तो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ इन दी प्राइमरी प्रिवेंशन। अब सेकेंडरी प्रिवेंशन में देखते हैं क्या, वहाँ पे डिजीज़ नहीं हो रही थी, यहाँ पे आप देखते हैं क्या है। ये प्रिवेंशन हम तब करते हैं, देखिए कब करते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स टेकन आफ्टर द ओकरेंस ऑफ अ डिजीज टू अरेस्ट द डिजीज प्रोसेस एंड रेस्टोर हेल्थ। फॉर एग्जांपल, अब किसी इंडिविजुअल को डिजीज़ हो चुकी है, अब क्या करेंगे हम ये ज़्यादा कोशिश करेंगे कि अब अगर किसी को डिजीज़ हो चुकी है तो हम उसका हेल्थ रेस्टोर कैसे करें, इस डिजीज़ को ख़त्म कैसे करें। ठीक है, इस डिजीज़ को ख़त्म कैसे करें, उसको कहते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। मतलब इसमें हम कीमोथेरेपी दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे to restore the health of that individual. It can also help in protecting the individuals who have not acquired the disease so far. या हम यूँ कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी बंदे को कोई भी इन्फेक्शन हो चुका है, अब जो बाकी उसके इर्द गिर्द बंदे रह रहे हैं उनको बचा रहे हैं ना, उनको भी बचा सकते हैं हम इससे, डिजीज से। ठीक है, एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन कैन प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इन ऑलरेडी इन्फेक्टेड पर्सन। तो हम कह सकते हैं स्प्रेड को भी हम रोक सकते हैं, मतलब बाकी बंदों तक फैलने से इस बीमारी को रोक सकते हैं। इट प्रिवेंट्स द कॉम्प्लिकेशन। ये बाकी जो फर्दर ऑन कॉम्प्लिकेशन हो सकती थी इस डिजीज़ से जो भी फर्दर ऑन कॉम्प्लिकेशन, जो भी दिक्कतें एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हो सकती थी, उनको भी हम बचा रहे हैं। इंक्लूड्स अर्ली डायग्नोसिस, एडुकेट ट्रीटमेंट, गवर्नमेंट हेल्थ प्रोग्राम्स। इसमें क्या आता है, पहले ही डायग्नोज करना एक डिजीज़ को, फिर एडुकेट ट्रीटमेंट देना उस इंडिविजुअल को। अब आता है आपका टर्शियरी प्रिवेंशन। अब देखते हैं टर्शियरी प्रिवेंशन में क्या क्या चीज़ें आती है। all measures available to reduce or limit impairment and disability, minimizing suffering caused by existing departures from good health and promote patients adjustment to intermediate conditions। ये देखिए, ये प्रिवेंशन हम कब करते हैं, अब आपका बॉडी में डिजीज हो भी चुका है, सब कुछ हो चुका है, हम अब क्या कर रहे हैं, हम अब
चांसेस ले रहे हैं कि ये जो डिजीज़ है कोई भी इम्पेयरमेंट जो बॉडी में कॉज करा सकती है, कोई भी डिसेबिलिटी जो ये कॉज करा सकती थी, उसको कम करने के लिए हम यहाँ पे चांसेस ले रहे हैं। ठीक है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ वो मेजर जो हमारे पास प्रेजेंट हो टू रिड्यूस द इम्पेयरमेंट्स, वो इम्पेयरमेंट्स जो एक डिजीज़ कॉज करा सकती हैं या मिनिमाइज करें, कम करें सफरिंग्स को। ठीक है, किन से? जो ऑलरेडी डिजीज़ हमारी बॉडी में प्रेजेंट हो। मीन्स इंटरवेंशन इन द लेट पैथोजेनेसिस स्टेज एज वन द डिजीज प्रोसेस क्रॉस द अर्ली स्टेज। मतलब ये वो स्टेज रहता है पैथोजेनेसिस, लेट पैथोजेनेसिस स्टेज में, जब एक डिजीज़ ने अर्ली स्टेजेस क्रॉस कर लिए होंगे। ठीक है, यहाँ तक था आपका टर्शियरी प्रिवेंशन। सो ये थे डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। इससे पहले हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज़ और उससे पहले हमने पढ़ा था डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस। आज के वीडियो में इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से। मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल, शो योर सपोर्ट एंड अगर कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन रह रहा हो, डू टेल इन द कमेंट सेक्शन। सो गुड बाय, बी सेफ।